Hello dear students, our next topic is Cater's pendulum. Cater's pendulum is a reversible pendulum is used for the accurate determination of acceleration due to gravity. ओके इसका यूज़ किसके लिए होता है? एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी को गिनने के लिए, एग्जैक्टली गिनने के लिए होता है. It consists of metal rod which is heavy at one end so that its center of gravity is near to the one end of the rod. क्या होता है, ये एक जो रॉड होता है वो एक साइड से बहुत भारी होता है और दूसरी साइड से बहुत पतला होता है, सो दैट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर में नहीं रहता, वो एक साइड शिफ्ट हो जाता है. किस साइड शिफ्ट होगा? जो साइड हमारी जाड़ी है, बड़ी है, हेवी है, उस साइड शिफ्ट हो जाएगा. इट हैज़ टू फिक्स और मूवेबल नाइफ एजेस. उसको दो नाइफ एजेस दिए हुए होते हैं. ये आपको डायग्राम से बहुत अच्छे से पता चल जाएगा. पहले अपन इंफॉर्मेशन देख लेंगे, बाद में डायग्राम भी देखेंगे, और केटरस पेंडुलम का एक प्रैक्टिकल भी हमें करना है. ओके, सो इट हैज़ टू फिक्स और मूवेबल नाइफ एजेस K1 एंड K2 अबाउट विच द मोड कैन बी ऑसिलेट. ओके, ऑन विच ये जो रॉड होगा वो ऑसिलेट करेगा. As this pendulum may be oscillate above any one of the knife edge, so it is also called reversible pendulum as shown below. दो नाइफ एजेस हमने दिए हैं, लेकिन ये जो ऑसिलेशंस करेगा वो किसी एक नाइफ एज पे ही करेगा. अगर एक नाइफ एज पे करने वाला है ये, तो इसे हम रिवर्सिबल पेंडुलम बोल सकते हैं, क्योंकि या तो इस वाले एज पे या तो उस वाले एज पे वो परफॉर्म करेगा. ओके, उसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से रहता है. ओके, हेयर K1 एंड K2 नाइफ एजेस होते हैं. ए एंड बी उसका लोड एडजस्ट करने के लिए हमें दी हुई अरेंजमेंट रहती है. ओके, सो L2 लेंथ है, टोटल लेंथ L है. ओके, दिस इज़ द डायग्राम ऑफ केटरस पेंडुलम. इस डायग्राम से भी ज़्यादा जब हम प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म करेंगे वो बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा. ओके, उसके बाद क्या दिया है? दिस पेंडुलम हैज़ टू एडजस्टेबल वेट्स A एंड B. दो वेट्स दिए हैं इसे जो कि एडजस्टेबल है, A एंड B. इज़ यूज्ड फॉर द फाइन एडजस्टमेंट. छोटी छोटी एडजस्टमेंट के लिए उनका यूज़ होता है. द वेट A एंड B आर एडजस्टेड इन सच अ वे दैट this pendulum has two adjustable weights A and B. The weights B is used for a fine adjustment. The weight A and B are adjusted in such a way that the time period of the pendulum is exactly same above both knife edges. ये जो नाइफ एजेस हमने लगाई है उसके ऊपर जो टाइम पीरियड रहेगा हमारा पेंडुलम को ऑसिलेट करने का, वो सेम होना चाहिए. एट दैट टाइम K1 एंड K2 एक्ट एज अ सेंटर ऑफ ऑसिलेशन. ओके, उस टाइम पे जो है वो K1 और K2 सेंटर ऑफ ऑसिलेशन करके काम करेगा. ओके, दस द डिस्टेंस बिटवीन K1 एंड K2 गिव्स द इक्विवेलेंट लेंथ L ऑफ द पेंडुलम एंड इट्स एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड इज गिवन बाय. ओके, जो उसका टाइम पीरियड रहेगा वो किस चीज़ से देने वाले हैं हम? T इज इक्वल टू 2π√L/G. किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर निकालना हो तो फॉर्मूला यही होता है, T इज इक्वल टू 2π√L/G. अब ये अंडर रूट हमारे को निकाल देना है, सो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा. सो T स्क्वायर इज इक्वल टू 4π² L/G. G इज इक्वल टू 4π² L/T का स्क्वायर. By using this formula, G can be easily determined if L and T are known. इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम G निकाल सकते हैं अगर हमारे को L और T अगर पता हो तो. T क्या है? टाइम पीरियड है. L क्या है? लेंथ है. ओके, सो द मेथड टू डिटरमाइन द G एक्सप्लेन अबाउ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. ओके, जो ये मेथड हमने बताई अभी वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है. सो एक बेसल नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने कुछ इजी मेथड बताई थी. क्या थी वो मेथड? एक्सप्लेन्स द अनदर मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ G एज फॉलोज. ओके, उसने एक अलग मेथड बताई थी. वो क्या थी? इफ़ T1 एंड T2 आर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम सो दैट T1 इज नियरली इक्वल टू T2 आर गिवन बाय. ओके, अगर T1 और T2 नियरली सेम है तो कैसे देते हैं? T1 इज इक्वल टू 2π K2 माइनस K स्क्वेयर माइनस L1 स्क्वेयर अपॉन
L1G एंड T2 को कैसे देंगे, T2 को देंगे 2π√k² माइनस L2 का स्क्वायर अपॉन L2G। ओके, अब हमारे को जो चाहिए उसके लिए हम इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, जो सारी चीज़ें हैं वो एक साइड शिफ्ट करनी पड़ेंगी। ओके, तो फिर T1 स्क्वायर L1G अपॉन 4π का स्क्वायर होगा। ओके, इधर ये अंडर रूट उड़ जाएगा तो k²/L1² बचेगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, सेम एज दैट ऑफ इक्वेशन नंबर 2 बनेगा। क्या बनेगा वो, T2 का स्क्वायर L2G अपॉन 4π² इज इक्वल टू k² प्लस L2 का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से अगर सब्सट्रैक्ट करना हो तो जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम कॉमन निकाल लेंगे, G अपॉन 4π का स्क्वायर और T1 स्क्वायर L1 माइनस T2 स्क्वायर L1 एक ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस L1 स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर। ओके, तो अब मैंने वैल्यू निकालनी है T1 स्क्वायर L1 माइनस T2 स्क्वायर L2 अपॉन L1 स्क्वायर माइनस L2 का स्क्वायर की। तो जो वो पहले लेफ्ट हैंड साइड का जो ब्रैकेट था वो हमने राइट हैंड साइड को शिफ्ट कर दिया, उसके वजह से क्या हुआ, उसके साथ में जो G अपॉन 4π² था उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो 4π² अपॉन G। ओके, दिस अ मैथमेटिकल टर्म है ये। ओके, और उसके बाद हमारे को क्या मिला, 4π² अपॉन G इज इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 प्लस T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर अपॉन 2 L1 माइनस L2। ओके, एज द T1 एंड T2 आर सेम, हमने क्या लिया था, T1 और T2 सेम ही लिया था, क्योंकि पहले बताया था हमने कि दोनों का टाइम पीरियड जो है वो नियर अबाउट सेम होना चाहिए। ओके, सो T1 और T2 को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे से। सो जो दूसरा वाला ब्रैकेट है T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, क्योंकि अगर सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी अगर हमने माइनस कर दी तो 0 बच जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, सिर्फ पहला वाला ब्रैकेट बचा, तो 4π² G इज इक्वल टू T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर अपॉन 2 इन ब्रैकेट L1 प्लस L2, G इज इक्वल टू 8π² इन ब्रैकेट L1 प्लस L2 अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। ओके, सो G की वैल्यू जो है वो हम इस फॉर्मूले से बहुत एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। Okay, so by knowing the values of T1 and T2, L1 and L2, G can be accurately determined। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है जिससे हम G की वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को कुछ डिफ़िकल्टी है तो ये वीडियो आप फिर से देख सकते हो, रिवाइंड करके देख लो, आपके ध्यान में आ जाएगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके।